तो ठीक है बेटा, हम लोगों ने किंगडम यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे बायोलॉजी और क्लासिफिकेशन में। तो हम लोगों ने उसका बैक्टीरिया का सारा सेल वॉल पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन, ये सब पढ़ लिया बेटा, स्ट्रक्चर के बारे में, फ्लैजिला के बारे में, पिलाए क्या होते हैं, ये सब पढ़ लिया। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, ये सब पढ़ लिया हमने। लाइफ प्रोसेस में उसका रेस्पिरेशन, ठीक है, उसका न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा था कि बैक्टीरिया एसेक्सुअल भी कर सकता है और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। सॉरी। तो बेटा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बाइनरी फिजन पढ़ा था। बाइनरी फिजन सबको पता है क्या होता है, कि एक बैक्टीरिया डिवाइड कर जाता है दो में, फिर ये बैक्टीरिया आगे फिर डिवाइड कर जाएंगे। तो दिस इज अ बाइनरी फिजन व्हेन वन पैरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर इंडिविजुअल्स। तो बाइनरी फिजन हम लोगों को पता है डेफिनेशन, तो इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। ये कल हम एंडोस, उसके बाद हमने पढ़ा एंडोस्पोर। तो जो एंडोस्पोर है, इट इज नॉट अ मेथड ऑफ, एक्चुअली इट इज नॉट अ मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन का मेथड नहीं है, पेरिनेशन का मेथड है। पेरिनेशन, पेरिनेशन का मतलब होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करना। अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन है, टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, या कम है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करना, तो वो एंडोस्पोर के थ्रू हो सकता है। एंडोस्पोर होता क्या है? एंडोस्पोर एक ऐसा हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि हाई टेम्परेचर, रेडिएशन, इन सबसे रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, और उसमें केमिकल होता है कैल्शियम डाइपिकोलोनेट या कैल्शियम डाइपिकोलोनिक एसिड। यही इस एंडोस्पोर को रेजिस्टेंट बनाता है। ठीक है, हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। पूछता है क्वेश्चन कि कैल्शियम डाइपिक्लोनेट किधर होता है? कॉर्टेक्स रीजन में होता है। ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया था, सबको आना चाहिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछे, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पे हमारा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ध्यान से समझेंगे कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एक्चुअली क्या है? एक सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं इसे, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि इट इज प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है। ठीक है, ओके। ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये कैसे डिफर करता है, ये यूकैरियोटिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कैसे अलग होता है, तो सुनेंगे। दिस इज डिफरेंट, this is different from eukaryotic sexual reproduction। यूकैरियोटिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यूकैरियोटिक मतलब जैसे हम लोग हैं, हम लोगों में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यूकैरियोटिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, it is different from the eukaryotic sexual reproduction as because there is no gamete formation। there is no gamete formation, gamete formation नहीं होता है यहाँ पे। there is no gamete formation, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होती है। फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन भी यहाँ पे नहीं होती है एज सच। ठीक है, तो ये ऐसा डिफर करता है। ठीक है, जो जो इसमें तीन मेथड से हो सकता है जेनेटिक कॉम्बिनेशन, वो तीन मेथड क्या है हम यहाँ पे लिख देते हैं। एक है बेटा ट्रांसफॉर्मेशन, एक मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एक मेथड है हमारा ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन। एक है कंजुगेशन, कंजुगेशन, और एक मेथड होता है हमारा ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन। तो इन तीन मेथड से ये बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है। एक्चुअली प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है, क्योंकि एडवांस जिसमें गैमीट का फ्यूजन हो और फर्टिलाइजन फ्यूजन हो, गैमीट का फॉर्मेशन और फ्यूजन हो, वो नहीं होता है। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होती है तो किस टाइप से हो सकती है, तुम बोलोगे तीन टाइप से, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। अब ये है क्या, तो एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ जो पढ़ने जा रहे हैं उसका वो पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है तो समझेंगे।
अगर मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो सपोज करो एक टेस्ट ट्यूब है, सपोज करो एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इसके अंदर एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर एक बैक्टीरिया है, से ई कोलाई है, ई कोलाई होता है इशर्शिया कोलाई, एक बैक्टीरिया। और इस टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में सुनेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में डीएनए पड़ा है, डीएनए है जो इस बैक्टीरिया का नहीं है, कोई बाहर से डाला हुआ है, हमने डाल दिया या कुछ भी, हम लोगों ने डीएनए डाला हुआ है। अगर ये डीएनए इस बैक्टीरिया के अंदर आ जाए, अगर ये डीएनए इस बैक्टीरिया के अंदर आ गया, ठीक है, तो ये अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जो डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है ना, तो इस डीएनए पे जो इंफॉर्मेशन होगी या जो जेनेटिक कैरेक्टर होगा, वो बैक्टीरिया शो करेगा। तो इस केस में ये जो बैक्टीरिया होगा, इस बैक्टीरिया को बोलते हैं दिस बैक्टीरिया, दिस बैक्टीरिया, यहाँ पे क्या है, ई कोलाई, ये इसको बोल सकते हैं होस्ट सेल, इज ट्रांसफॉर्म्ड, इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय द फॉरेन डीएनए। तो बेटा ट्रांसफॉर्मेशन का एक सिंपल लैंग्वेज में मतलब बताया मैंने। अगर कोई बैक्टीरिया बाहर के मीडियम से, इस केस में हमने टेस्ट ट्यूब लिया है, बाहर के मीडियम से डीएनए को अपने अंदर ले ले, ठीक है, डीएनए को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, अपने अंदर ले ले, तो उस केस में ये जो बैक्टीरिया था ई कोलाई, वो ट्रांसफॉर्म हो गया, क्योंकि उसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल, एक बाहर से इंफॉर्मेशन आ गई। तो सेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या होता है, यही तो होता है भाई, एक स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म है, वो फ्यूज कर रहा है ओवा से, स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स है, हम हमारे केस में ओवा में भी 23 क्रोमोसोम्स है इन द केस ऑफ ह्यूमंस। जब ये फर्टिलाइज करेगा तो जाइगोट बनता है जिसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो जाइगोट में कुछ क्रोमोसोम्स कहाँ से आए, या कुछ डीएनए ओवा से आया, एग सेल से, एग सेल से आए, और कुछ डीएनए कहाँ से आया, स्पर्म सेल से। तो ये जो जाइगोट है मिक्सअप हो गया ना, स्पर्म से और ओवा साइड से, दोनों से ये इसमें डीएनए आया। तो सिमिलरली यहाँ पे जो बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया ने डीएनए लिया एक टेस्ट ट्यूब से, बाहर से डीएनए लिया, तो इस बैक्टीरिया के अंदर कुछ नए जीन्स आ गए, कुछ नया जेनेटिक इंफॉर्मेशन आ गया। तो इसलिए इस बैक्टीरिया को बोलते हैं कि दिस इज ट्रांसफॉर्म, ये बैक्टीरिया क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। तो तुम्हारे 12th क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रिंसिपल है, वो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। बस इस केस में ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब तुम्हें समझा दिया कि व्हेन द बैक्टीरिया takes up the DNA from the external medium, then it gets transformed। तो जैसे ये केस हमने डिस्कस किया, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल होता है इसका, वो हम 12th क्लास में डिस्कस करेंगे, वो 11th में नहीं है। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं सेकंड इज कंजुगेशन। जो सेकंड मेथड पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं कंजुगेशन। समझेंगे इसको, ठीक है। कंजुगेशन होता क्या है, एक बार सुनेंगे, समझेंगे, फिर इसको हम लैंग्वेज में लिखेंगे। क्या होता है देखो, सपोज करो एक ई कोलाई है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियोइड सबको पता है, इसका डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियोइड है। इस पे एक प्लाज्मिड भी है, ठीक है, इस पे एक प्लाज्मिड भी है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए तुम्हें बताया गया था। और यहाँ पर एक जीन है, फैक्टर है, जिसका नाम है एफ फैक्टर। तो अगर जिस पे एफ फैक्टर होगा, तुम लोग बताओ क्या उस पे सेक्स पिलाए होंगे? यस सर। बिल्कुल, इस पे सेक्स पिलाए है बेटा, ये क्या होते हैं, सेक्स पिलाए, एफ पिलाए भी बोल देते हैं इनको, ठीक है भाई। इस बैक्टीरिया को, इसको बोलते हैं हम मेल, ठीक है, मेल है, एफ प्लस कंटेनिंग फैक्टर है, डोनर सेल है, डोनर है ये, ठीक है। अब देखो एक और ई कोलाई है, इस ई कोलाई का, ये इसका खुद का न्यूक्लियोइड है, इसमें एफ फैक्टर नहीं है बेटा। तो अगर एफ फैक्टर नहीं है, तो ये सेक्स प्लाई नहीं बनाएगा। तो ये जो सेक्स प्लाई होते हैं, सेक्स प्लाई क्या काम करते हैं, ये एक ट्यूब बना लेते हैं, इस बैक्टीरिया के पास आके एक ट्यूब बना लेगा, इस ट्यूब का नाम है कंजुगेशन ट्यूब, कंजुगेशन ट्यूब। अब जब कंजुगेशन ट्यूब बनी, तो अब क्या होता है, ध्यान सुनेंगे। अब क्या होता है कि ये जो इसका प्लाज्मिड था, इस प्लाज्मिड में कट लगता है, एक हल्का सा कट लगेगा, और ये प्लाज्मिड
ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये प्लाज्मिड रेप्लिकेट भी कर पाता है, तो इसमें तो रहेगा ही रहेगा, रेप्लिकेट करता रहेगा, ट्रांसफर होता जाएगा, रेप्लिकेट भी करता जाएगा। और यहाँ पे जो ट्रांसफर होता जा रहा है, तो कुछ टाइम बाद तुम देखोगे कि यहाँ पर भी F+ फैक्टर आ जाएगा। यहाँ पे भी F+ फैक्टर आ गया, ठीक है। तो शुरुआत में ये F- था, मतलब फीमेल था, मतलब रेसिपिएंट था, लेकिन जब ट्यूब बनी, कंजुगेशन ट्यूब, आफ्टर सम टाइम, तो कुछ समय बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी F+ में कन्वर्ट हो जाएगा, मेल बन जाएगा। तो इस केस में देखो, जीन्स का ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ, डीएनए का ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ, तो दिस इज कंजुगेशन। और ये जो कंजुगेशन होता है इज अ मेथड ऑफ द प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, तो इसको हम बोलते हैं कंजुगेशन, ठीक है। अच्छा, तो एक बात और सुनेंगे ध्यान से। एक ऐसा केस तुम्हें बताया था मैंने कि सपोज करो एक ई कोलाई है, ठीक है, ये इसका सपोज करो ये 100 न्यूक्लियोइड है, और यहाँ पर एक प्लाज्मिड इसके साथ अटैच्ड हो गया है, ठीक है। प्लाज्मिड इसके साथ क्या हो गया, अटैच्ड हो गया है, और इस प्लाज्मिड पे अपने अलग अलग जीन्स हैं बेटा, F+ भी है, सब है, इस पे F+ भी है, और भी जीन्स हैं। तो इस पूरे को, न्यूक्लियोइड को और प्लाज्मिड को क्या बोलते हैं एक साथ, कोई बताएगा मुझे? एपिसोम। 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 बिल्कुल सही बताया तुमने बेटा, इसे एपिसोम। एपिसोम बोलते हैं। इसमें ये न्यूक्लियोइड है इसका, हाँ, ये न्यूक्लियोइड है इसका, और ये प्लाज्मिड है, तो दोनों एक साथ चिपके नजर आ रहे हैं, देखो, तो इसको हम एपिसोम बोलते हैं। तो बेटा एपिसोम है, तो इस पे सेक्स प्लाई भी बनेगी, क्योंकि F+ फैक्टर तो है ही, ठीक है। और यहाँ पर एक और बैक्टीरिया है, ई कोलाई, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियोइड है, इस पे एपिसोम तो नहीं है। ओके, अब ध्यान सुनेंगे। इस केस में ये हाई HFR बोलते हैं, तुम लोगों को याद हो तो मैंने बोला था इसको HFR बोलते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन। इसको ऐसा क्यों बोलते हैं समझेंगे। क्या होता है इस केस में, जब ट्यूब बनती है, कंजुगेशन ट्यूब बनती है, प्लाज्मिड, जब प्लाज्मिड का जीन ट्रांसफर होना शुरू होता है, तो इस केस में प्लाज्मिड तो ट्रांसफर हो रहा है, साथ में साथ ये जो न्यूक्लियोइड होते हैं ना, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड के भी कुछ जीन्स आ जाते हैं, न्यूक्लियोइड के भी जीन्स आ जाएंगे, ये रहा न्यूक्लियोइड, क्योंकि चिपका हुआ है। तो मुझे बताओ, प्लाज्मिड के जीन्स भी आ रहे हैं और न्यूक्लियोइड के जीन्स भी ट्रांसफर हो रहे हैं, तो हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन मतलब, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन मतलब कि जो जीन्स का ट्रांसफर हो रहा है वो हाई फ्रीक्वेंसी हो रहा है, काफी ज्यादा फ्रीक्वेंसी में जीन ट्रांसफर हो रहे हैं, और अलग अलग टाइप के, इसलिए इसको बोला हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ से न्यूक्लियोइड के भी जीन का ट्रांसफर हो रहा है। तो ध्यान से सुनेंगे, तो इसको बोलते हैं हम एपिसोम वाला स्ट्रक्चर। तो दिस इज द मेथड ऑफ कंजुगेशन। तो कंजुगेशन ऐसे होता है बेटा, ठीक है। तो तो जिसपे ये ऐसा होगा, अब एक चीज और सुनना, एपिसोम समझ आया हमें, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन समझ आया, तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जिसपे एपिसोम होगा, ऐसा जिसपे F+ प्लाज्मिड है, उसे मेल तो बोलेंगे डेफिनेटली, एक्चुअली इसको सुपर मेल बोलते हैं यहाँ पर, सुपर मेल, दिस इज सुपर मेल। तो ध्यान से सुनना, HFR एपिसोम कंटेनिंग बैक्टीरिया को हम लोग सुपर मेल बोलते हैं, सुपर मेल, थोड़ा ध्यान रखना। तो बेटा ये पूरा हम लोगों ने कंजुगेशन के बारे में पढ़ा। तो क्या मैं इसकी लैंग्वेज यहाँ पे लिख दूं या डायग्राम से समझ जाओगे? सर डायग्राम समझ जाएंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अच्छा मुझे क्वेश्चन है, सपोज करो एक बैक्टीरिया है, जैसे इसमें ये हो रहा है, कंजुगेशन ट्यूब बन रही है, इसमें कंजुगेशन ट्यूब बनी अराउंड 60 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। और एक दूसरा केस है जिसमें कंजुगेशन ट्यूब बनी 180 सेकेंड्स के लिए। तो मुझे बताओ, अगर टाइम कम है और टाइम ज्यादा है, अगर टाइम ज्यादा होगा कंजुगेशन ट्यूब बनने का, तो जीन्स का ट्रांसफर ज्यादा होगा या कम होगा? सर उतना ही होगा। उतना ही होगा सर। 60 सेकेंड्स और 1 सेकेंड्स, एक ट्यूब बनी 60 सेकेंड्स के लिए, एक ट्यूब बनी 180 सेकेंड्स के लिए, तो उतना जीन ही होगा ट्रांसफर दोनों में सेम रहेगा या एक में कम या एक में ज्यादा, क्या होगा? सेम। सेम। और कोई? बेटा ध्यान से सुनो, जितना टाइम के लिए कंजुगेशन ट्यूब बनेगी उतना ही ज्यादा जीन का ट्रांसफर होगा, जितने कम समय के लिए बनेगी उतना ही कम होगा। एक जाहिर सी बात है ना भाई, एक टैप है, टैप को तुमने ओपन किया, नीचे बकेट है, तुमने टैप को ओपन किया है,
10 सेकंड के लिए, और तुमने टैप को ओपन किया है 30 सेकंड्स के लिए, तो जितना ज्यादा टाइम के लिए ओपन करोगे उतना ज्यादा पानी भरेगा ना बकेट में। तो सेम यहाँ पे वही तो बात है, अगर कंजुगेशन ट्यूब ज्यादा समय के लिए बनेगी तो उतना ही ज्यादा जीन्स का ट्रांसफर होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा पूरा का पूरा प्लाज्मिड जाने के लिए, ये जो पूरा का पूरा प्लाज्मिड जाने के लिए तो ये समय ज्यादा चाहिए ना। अगर ये कम समय के लिए बनेगी, सपोज करो पूरा का पूरा प्लाज्मिड 2 मिनट में जाता है, और ये कंजुगेशन ट्यूब बनी केवल 30 सेकंड के लिए, तो पूरा का पूरा प्लाज्मिड जा पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जा पाएगा। 30 सेकंड में तो कुछ ही जीन्स जा पाएंगे। तो जीन्स का ट्रांसफर डेफिनेटली डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, टाइम ज्यादा होगा जीन्स का ट्रांसफर डेफिनेटली ज्यादा होगा, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो नंबर ऑफ जीन ट्रांसफर, हैं बेटा माइक ऑफ कर देंगे, कौन है? हो रही है रसोई की। हाँ मतलब गेट ना लगे हूँ इसका बहुत। the number of gene transfer, the number of genes transferred, the number of genes transferred depends upon the time for which conjugation tube forms. तो कंजुगेशन ट्यूब के टाइम पे डिपेंड करेगा, तो इस बात को ध्यान रखना बेटा। इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं जो तुम्हें मैंने बताया, तो तुम लोग इसको डायग्राम से समझ जाना, लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है बेटा Question. ट्रांसडक्शन। नेक्स्ट मेथड है हमारा ट्रांसडक्शन। तो थर्ड जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे वो पढ़ेंगे ट्रांसडक्शन। हाँ बोलो। सर जैसे हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन में प्लाज्मिड और डीएनए दोनों ट्रांसफर होंगे। हाँ, हाई फ्रीक्वेंसी कॉम्बिनेशन में कुछ डीएनए न्यूक्लियोइड का भी चला जाता है, इसलिए उसको हाई फ्रीक्वेंसी बोला गया है, ठीक है। सर Yes, sir. हाँ बोलो। सर HFR के केस में जो फीमेल थी वो फीमेल ही रहेगी कि मेल में कन्वर्ट हो जाएगी? सुपर मेल है ना, जिसके पास एपिसोम होगा वो सुपर मेल होगा, बताया था ना मैंने। ये सुपर मेल ही रहेगा, जिसपे एपिसोम है वो सुपर मेल कहलाएगा, सुपर मेल। जिसपे कुछ भी नहीं है सर वो तो नहीं, फीमेल है। जिसपे ट्रांसफर हो रहा है। हाँ, जिसपे ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो स्टार्टिंग में तो ये फीमेल है, ठीक है। और जब ये ट्रांसफर हुआ, अगर ये इसके साथ अटैच नहीं हुआ, अगर ये वाला पार्ट इसके साथ अटैच नहीं हुआ तो ये फीमेल ही कहलाएगी। अगर ये वाला पार्ट इसके साथ अटैच्ड हो गया तो ये भी सुपर मेल कहलाएंगे। सॉरी, अगर ये पार्ट इसके साथ अटैच नहीं हुआ तो मेल कहलाएंगे। देखो स्टार्टिंग में ये क्या था? फीमेल। ट्रांसफर हुआ जीन्स का, जब जीन्स का ट्रांसफर हुआ तो भाई डेफिनेटली होगा, ठीक है। कुछ उसके भी जीन आ गए, किसके आ गए? न्यूक्लियोइड के। अगर ये अब यहाँ पे मेल बन गया, ये क्या बन गया? मेल। लेकिन अगर ये वाला पार्ट इसके साथ अटैच हो गया तो इसको क्या बोलेंगे हम? सुपर मेल, ठीक है। तो बस स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, जैसे ये सुपर मेल है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन क्या होता है सुनेंगे बेटा। ट्रांसडक्शन पहले इसको समझेंगे क्या है, फिर मैं इसको थोड़ा लैंग्वेज लिख दूंगा। ट्रांसडक्शन क्या होता है? सपोज करो एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियोइड है। अब क्या होता है यहाँ पर, एक ना बैक्टीरियोफेज आया। बैक्टीरियोफेज होता क्या है समझेंगे उसको। दिस इज बैक्टीरियोफेज। किसी को पता है बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरिया का वायरस। हाँ, ये एक ऐसा वायरस है जो किसको इन्फेक्ट करता है? इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो किसको इन्फेक्ट करता है? बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरियोफेज हम लोगों को इन्फेक्ट नहीं करता, ये किसको इन्फेक्ट करता है? बैक्टीरिया को ही करता है। तो बैक्टीरिया के ऊपर वायरस है, तो ये बैक्टीरियोफेज यूजफुल बैक्टीरिया को भी मार सकता है और हमारे लिए हार्मफुल बैक्टीरिया को भी मार सकते हैं। इस बैक्टीरियोफेज के अंदर डीएनए है इसका खुद का डीएनए। तो बैक्टीरियोफेज क्या काम करता है ट्रांसडक्शन में? ये अपना खुद का डीएनए इस बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में डाल देगा, ठीक है।
जब बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में डाल देगा अपना डीएनए, तो अब क्या होगा इसका रिजल्ट, ये खाली ये ऐसा रह जाएगा, ये प्रोटीन कोट है इसका, प्रोटीन कोट वायरस का। वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज, और ये डीएनए है। ये किसका डीएनए है? डीएनए वायरस का, जो इसने बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। अब क्या होगा, ये डीएनए ना, ये वाला डीएनए इसके न्यूक्लियोइड से जाके चिपक जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, कट लगेगा हल्का सा, यहाँ पे जाके इंटीग्रेट कर जाएगा। ये किसका डीएनए यहाँ पे लग गया? वायरस का डीएनए। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, इस वाले मेथड में जो जीन्स आ रहे हैं, जो उसके पास नया डीएनए आया, जो उसका खुद का नहीं था, ये डीएनए कहाँ से आया? ये वायरस ने ट्रांसफर किया। तो ट्रांसडक्शन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल या डीएनए फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया, उसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन में क्या हुआ, देखो, बैक्टीरियोफाज ने या वायरस ने जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसने डीएनए इस बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, और ये डीएनए इस बैक्टीरिया के न्यूक्लियोइड से जाके इंटीग्रेट कर गया। ठीक है, ये वायरस डीएनए इंटीग्रेट कर गया, वायरस डीएनए इंटीग्रेट्स इनटू डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। तो इस मेथड को बोलते हैं हम ट्रांसडक्शन। दिस इज अ ट्रांसडक्शन। तो मैं इसकी थोड़ा सा लैंग्वेज लिख देता हूं इसका। ट्रांसडक्शन में क्या हुआ, स्मॉल डबल स्टैंडर्ड, डीएस मतलब डबल स्टैंडर्ड, जहां पे डीएस लिखा होता है उसका मतलब होता है डबल स्टैंडर्ड। अ स्मॉल डबल स्टैंडर्ड पीस ऑफ डीएनए is transferred from बैक्टीरियोफेज तो वायरस है ना बेटा, बैक्टीरियोफेज टू बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसडक्शन। ओके, अब सुनो, जो ट्रांसडक्शन होता है ना, अच्छा, इसमें ये भी होता है बेटा, ध्यान सुनेंगे, एक लाइसोजेनिक होता है और एक लाइसी। सुन लो, मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ यहाँ पे, ये तुम लोगों को बता देता हूँ। चलो, some viruses have ability। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको वायरस में पढ़ेंगे, वायरस टॉपिक में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ते, और कंफ्यूज हो जाओगे तुम भी। इसको वायरस टॉपिक में पढ़ेंगे, जो मैं बताना जा रहा था। तो बेटा, ये हमारा ट्रांसडक्शन है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के हमने 3 मेथड पढ़ लिए। तो 3 मेथड कौन कौन से थे, एक बार फटाफट से मेरे साथ रिवाइज करेंगे। पहला मेथड था ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में तुम लोगों ने देखा कि टेस्ट ट्यूब से डीएनए कहाँ पे चला गया था? बैक्टीरिया के अंदर, बाहर से बैक्टीरिया के अंदर चला गया था। सेकंड हमने पढ़ा कंजुगेशन, कंजुगेशन ट्यूब बनती है सेक्स प्लाई की मदद से। और तीसरा पढ़ा तुमने ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन एक वायरस डीएनए ट्रांसफर करता है बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, तो वायरस जब हम पढ़ेंगे ना, कुछ बातें और हैं जो मैं तुम्हें बताऊंगा वायरस के अंदर, जब वायरस का टॉपिक आएगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा। ठीक है, तो दिस इज द ट्रांसडक्शन मेथड। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब मैं ना यहाँ पे तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूँ, कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में कुछ यूजफुल बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो कुछ यूजफुल बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे लिए मदद करते हैं, हम लोगों के लिए काम के हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऐसे बैक्टीरिया जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। तो सॉइल फर्टिलिटी या बैक्टीरिया यूज एज बायो फर्टिलाइजर्स, बैक्टीरिया यूज एज टू इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, उनको बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। भाई फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, तुम लोगों ने देखा होगा एनपीके, भाई हम लोग यूरिया, हम लोगों ने फार्म में कुछ केमिकल्स डाल दिए जिससे सॉइल की फर्टिलाइजिंग पावर बढ़ गई, तो वो तो केमिकल फर्टिलाइजर्स है ना। तो अगर कोई बैक्टीरिया क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर कोई बैक्टीरिया सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है तो उसे बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर।
तो बायो फर्टिलाइजर तो काम के होते हैं, ये हमें टॉक्सिक सब्सटेंस भी नहीं देते, तो उनको बायो फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बहुत टाइप के होते हैं, हम लोग इसको प्लांट फ्यूजन में डिस्कस करेंगे, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, अमोनिफिकेशन, ये सब हम वहां पे डिस्कस करेंगे। ओके, कुछ बैक्टीरिया बेटा जैसे होते हैं हमारे हाउस होल्ड में, जैसे कर्ड प्रोडक्शन में, कर्ड बनाने में काम आते हैं। लैक्टोबैसिलस चीज बनाने में काम आता है। ठीक है, तो जैसे लैक्टोबैसिलस तुम लोगों को पता है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, चीज बनता है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस से, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस से चीज भी बन जाता है। खैर, ये तो तुम्हें इतना बैक्टीरिया याद नहीं करने। तो कर्ड और चीज मेकिंग में भी फायदा देता है बैक्टीरिया हम लोगों को। एंटीबायोटिक्स को बनाने में काम आते हैं बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में काम आते हैं। तो हम लोगों को कुछ एंटीबायोटिक भी बैक्टीरिया से मिल जाती है। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ बैसिलस सबटिलिस से, बैसिलस सबटिलिस से एक एंटीबायोटिक मिलती है सबटिलिन नाम की। तो ये हमें याद नहीं करने, बस मैंने एग्जांपल लिख दिए। ठीक है, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में काम आते हैं बैक्टीरिया। ओके, ये कुछ इंडस्ट्रीज में भी काम आते हैं, इंडस्ट्रीज में भी काम आते हैं बैक्टीरिया, जैसे विनेगर बनाने में, विनेगर को बनाने में काम आते हैं। ठीक है, और एसिड्स जैसे एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड बनाने में काम आते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, ये अल्कोहल को प्रोड्यूस करने में भी काम आते हैं कुछ बैक्टीरिया। खैर, ये इंडस्ट्रीज में भी काम आते हैं। कुछ बैक्टीरिया बेटा पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में काम आते हैं, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में, जैसे वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ एग्जांपल, तुम लोग जानते हो ऑयल स्पिल्स क्या होता है? ऑयल स्पिल्स, किसको कोई पता हो ऑयल स्पिल्स के बारे में? यस सर। क्या होता है? सर सी में जब ऑयल फैल जाता है सब जगह। हाँ, तो जो सी में बेटा लार्ज वेसल्स होते हैं, जैसे शिप्स होते हैं लार्ज वेसल्स, वो कई बार क्या होते हैं उनके थ्रू ना सीज में क्या हो जाता है, समुद्रों में ऑयल लीक हो जाता है उनसे। तो ऑयल पेट्रोलियम लीक होगा तो पूरे समुद्र में क्या हो जाता है, ऑयल की लेयर आ जाती है। तुम्हें पता है वाटर और ऑयल डिजोल्व तो होते नहीं है, तो उस कारण उस पूरे में जो एक्वेटिक लाइफ होती है, लाइट नहीं आ पाती, सनलाइट, एक्वेटिक लाइफ को बहुत नुकसान होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बहुत नुकसान होता है, मरने लगते हैं वो। तो इस केस में एक बैक्टीरिया है हमारा स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास प्यूटेडा, स्यूडोमोनास प्यूटेडा, ये बहुत काम का है। हम ये बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करा देते हैं जहाँ पे ऑयल स्पिल हुआ। ये बैक्टीरिया काम करता है उस ऑयल स्पिल्स को डिग्रेड कर देता है, ऑयल स्पिल्स को क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है। तो धीरे धीरे डिग्रेड कर देगा तो धीरे धीरे ऑयल स्पिल्स भी ठीक होने लगेगा। तो ये बैक्टीरिया बहुत काम का है। तो बेटा पॉल्यूशन कंट्रोल में, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल में भी काम आ गया ना। तो वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल, वाटर पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह भी काम करते हैं बैक्टीरिया। तो ये यूजफुल एक्टिविटीज थी हमारी कुछ। बाकी तुम लोगों को मैं मॉड्यूल में तुम लोग पढ़ना, उसमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, उसको रीड करना बेटा, समझाने का नहीं है वो पोर्शन, वो आगे भी आता रहेगा। कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज भी शो करते हैं बैक्टीरिया, हार्मफुल एक्टिविटीज। तो हार्मफुल एक्टिविटीज क्या कर सकते हैं, डिजीज कर सकते हैं हम लोगों को। तो कुछ मैं एग्जांपल लिख देता हूँ बस, जैसे कॉलेरा, कॉलेरा होता है बैक्टीरिया विब्रियो कॉलेरी से, विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो की शेप क्या होती है, कोई बताएगा? कॉमा शेप। शेप। वेरी गुड। हाँ, एक बैक्टीरिया से मैं ऐसे लिख देते हैं, तुमने सुना होगा टाइफॉइड, टाइफॉइड, टाइफॉइड बेटा गंदे पानी इन सब से होता है। विडाल टेस्ट होता है इसके लिए, विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट से डॉक्टर पता लगा लेते हैं कि भाई किसी को टाइफाइड है या नहीं। तो टाइफाइड के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है वो साल्मोनेला टाइफाई। तो ये हार्मफुल एक्टिविटीज है बेटा। अच्छा, टिटनेस हो जाता है, टिटनेस, टिटनेस के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्स, मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, ऐसे हजारों हैं। क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी। ये लर्न करने हैं। रीड करना, लर्न नहीं करने। ठीक है, एक प्लांट में डिजीज होती है बेटा सिट्रस कैंकर नाम की, सिट्रस प्लांट में, लेमन वगैरह में हो जाती है ये सिट्रस कैंकर। ये प्लांट डिजीज है, नाम ही बोल रहा है सिट्रस, तो ये प्लांट डिजीज है, प्लांट के अंदर होती है। ये तो सारी एनिमल्स की थी ना, ये तो ह्यूमंस में भी हो रही है।
तो प्लांट पे डिजीज होती है सिट्रस कैंकर, वो करता है ज़ैंथोमोनास। ये थोड़ा पढ़ लेना, सिट्रस कैंकर एनसीईआरटी ने दिया हुआ है सिट्रस कैंकर के बारे में। सिट्रस कैंकर लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, लेकिन ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं लिखा हुआ, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर ज़ैंथोमोनास करता है, ज़ैंथोमोनास सिट्री, ये पढ़ लेना थोड़ा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ हार्मफुल और कुछ यूजफुल एक्टिविटी यहाँ पे खत्म हो गई है। तो हमारा बैक्टीरिया के बारे में हम लोगों ने उसका स्ट्रक्चर और उसका लाइफ प्रोसेस पढ़ लिया। नेक्स्ट हम जो कुछ हमने देखा था ना, किंगडम मोनेरा में एग्जांपल बताए थे, तुम लोगों को याद हो तो किंगडम मोनेरा में कुछ एग्जांपल बताए थे, जैसे कुछ यू बैक्टीरिया थे जो हमने पढ़ा, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा जिसको तुम साइनोबैक्टीरिया बोलते हो, ये भी किंगडम मोनेरा में आता है, ठीक है। और जैसे क्लमाइडी होती है, क्लमाइडी, ये भी किंगडम मोनेरा में आता है। रिकेट्सी, किंगडम मोनेरा का मेंबर रिकेट्सी, ठीक है, रिकेट्सी भी किंगडम मोनेरा में आता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, हमने ये तो पढ़ लिया। कुछ आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो दूसरे एग्जांपल है मोनेरा के, तो हम पढ़ने जा रहे हैं आर्की बैक्टीरिया। तो हेडिंग है हमारी आर्की बैक्टीरिया। तो नाम बोल रहा है आर्की, आर्की का मतलब ही प्रिमिटिव है, ठीक है, बैक्टीरिया। तो हम आर्की बैक्टीरिया पढ़ने जा रहे हैं। तो यू बैक्टीरिया हमने किंगडम मोनेरा का ही एग्जांपल है, तो मैं लिख देता हूं मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, मेंबर ऑफ किंगडम। तो किंगडम मोनेरा है, तो भाई बताओ यूनिसेलुलर होगा या मल्टीसेलुलर? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोट लिखूं या यूकैरियोट? प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट। और प्रोकैरियोट्स। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। अब सुनो, तो आर्की बैक्टीरिया ना जो होता है, आर्की बैक्टीरिया जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, आर्की बैक्टीरिया में खास बात है, क्या खास बात है, ये ना मोस्ट एक्सट्रीम क्लाइमेट में रहता है। तो मैं लिख देता हूं, दे लिव्स इन some of the most harsh habitats such as high temperature में रह रहा है, कॉमा high salt condition, हाई सॉल्ट जहाँ पे नमक ज्यादा है, हाई सॉल्ट कंडीशन, इनको बोलते हैं सलाइन कंडीशन, वहां रह रहा है, ठीक है, मार्शी एरिया में रह रहा है। तो बेटा ये जो आर्की बैक्टीरिया है, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कुछ हमारे अर्थ की जो सबसे हार्श हैबिटेट है, जो सबसे खतरनाक जगह है, एक्सट्रीम कंडीशन है, तो ये बैक्टीरिया हमें वहां मिल जाता है, आर्की बैक्टीरिया। तो ऐसी क्या बात है जो उसको खास बनाती है, जो ऐसी बात है जो उसको खास बनाती है कि वो एक्सट्रीम क्लाइमेट में रह पाता है, वो बातें हम कुछ यहाँ लिख देते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया जो होता है, ये इंपॉर्टेंट है जो हम लिखने जा रहे हैं, इस पर क्वेश्चन आ जाता है। आर्की बैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम यू बैक्टीरिया, डिफर्स फ्रॉम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से अलग है। कैसे अलग है? इन हैविंग, पहला पॉइंट लिखते हैं, इन having different cell wall structure, in having different cell wall structure, in having different cell wall structure, ठीक है, जिसकी वजह से वो एक्सट्रीम कंडीशन में जो सेल वॉल होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है ना बैक्टीरिया की, इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर अलग होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन का तो है उसमें, लेकिन साथ में कुछ और केमिकल्स भी हैं, तो इसकी सेल वॉल अलग है यू बैक्टीरिया से, इसलिए वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रह पाता है। इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसकी सेल मेम्ब्रेन भी थोड़ी अलग होती है। सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स branched chain lipids, branch chain lipids, ठीक है, ब्रांच चेन लिपिड्स। तो इसकी वजह से भी ये एक्सट्रीम कंडीशन में रह पाता है। तो ये दो कारण है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन आर्की बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन, आर्की बैक्टीरिया कैन सर्वाइव in extreme
कंडीशन। तो यही कारण है, रीजंस हैं। कौन से रीजन है कि वो आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर पाए? ये दो रीजन बताएं। सेल वॉल अलग होती है बैक्टीरिया से और सेल मेम्ब्रेन भी अलग होती है। जो बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो ब्रांच नहीं होते, वो सीधी स्ट्रेट चेन लिपिड्स होते हैं, लिपिड बाइलेयर, ये लिपिड स्ट्रेट चेन है। लेकिन इसमें आर्की बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में ब्रांच चेन लिपिड्स होते हैं, थोड़ा ध्यान रखना, ब्रांच चेन लिपिड्स। ओके, तो ये कारण थे हमारे आर्की बैक्टीरिया के एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के। आर्की बैक्टीरिया को ना 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। ये जो हमारा आर्की बैक्टीरिया है, इसके हम 3 ग्रुप में डिवाइड किया है इसे। तो 3 ग्रुप क्या क्या है वो? एक है मिथेनोजेंस, ठीक है, एक है हेलोफाइल्स, और एक होता है थर्मो एसिडोफिल्स। अब सुनेंगे एक बार। थर्मो एसिडोफाइल्स, नाम बोल रहा है थर्मो एसिडोफाइल्स। ये आर्की बैक्टीरिया ना हॉट थर्मल स्प्रिंग्स में मिलता है। हॉट थर्मल स्प्रिंग्स मतलब ऐसा पानी, जैसे अगर हम देखें डीप हाइड्रो ओशंस के, हम डीप में जाए ना नीचे, तो वहाँ जियोथर्मल एनर्जी होती है, तुम लोगों को पता होगा। तो जियोथर्मल एनर्जी से बहुत वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो ये बैक्टीरिया हमें वहां भी मिल जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस भी इसके लिए कुछ नहीं है, ये वहां पे भी सर्वाइव कर लेगा। तो थर्मो एसिडोफाइल्स ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हाई टेम्परेचर को सर्वाइव कर पाते हैं और हॉट थर्मल स्प्रिंग्स में मिलते हैं। हेलोफाइल्स, नाम बोल रहा है हेलोफाइल्स। तो हेलोफाइल्स क्या होते हैं, ध्यान सुनेंगे। तो हेलोफाइल्स, एक मिनट, यस, हेलोफाइल्स क्या होते हैं? ये सलाइन कंडीशन में मिलते हैं हमें। सलाइन कंडीशन तो लोगों को पता ही है अभी। सलाइन कंडीशन जहाँ पे सॉल्ट ज्यादा होते हैं, वहां पे सर्वाइव कर लेते हैं। मिथेनोजेंस वहां पे मिलते हैं जहाँ पे मार्शी एरिया होता है। मार्शी एरिया क्या होता है, कोई बताएगा? दलदल वाला एरिया। दलदल वाला एरिया, बिल्कुल सही। ये मार्शी एरिया में मिलते हैं, और मार्शी एरिया वहां पे ना मिथेन को रिलीज करते हैं। और मिथेनोजेंस मतलब किसको किसको रिलीज करते हैं? मिथेन को। तो 3 टाइप के आर्की बैक्टीरिया हम लोगों ने पढ़े, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स। इनके बारे में डिटेल में हम कल लेक्चर में पढ़ेंगे। इनके बारे में कुछ कुछ एग्जांपल्स इनके और कुछ कुछ डिस्क्रिप्शन। तो कल ये आर्की बैक्टीरिया हो जाएगा हमारा फिर खत्म। तो बेटा इसको हम फिर कल डिस्कस करेंगे। और आज तुम्हारी इवनिंग में फिजिक्स और शायद जो भी क्लास है शेड्यूल देख लेना। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है मुझसे। मैं इसकी फाइल और रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा तुम्हारे टीम ऐप पे।